अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बेटे कल हम लोगों ने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, लेकिन उसमें मिस्टर गालिब साहब का मैंने कमेंट भी देखा था कि MGH कैसे आया, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि भाईजान आपने जब A से B तक हम लोग गए, हमने कोई 3 पाथ अडॉप्ट किए थे। यहाँ तक ले जाता हूँ जी, B तक, ये और ये। इसको आपने पाथ 1 का नाम दिया था, इसको 2 का नाम दिया गया और इसको 3 का नाम दिया गया था। जो फाइनल कैलकुलेशन की थी आपने वो ये थी कि अगर A, C और ये पॉइंट आपके पास B और D, इसमें अगर सबका वर्क कैलकुलेट किया जाए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, कल वाले टॉपिक का थोड़ा रिव्यू बता रहा हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कल रिव्यू किया जाए तो हमने ये कहा कि कंजर्वेटिव फील्ड में, आज की ये बात लाइन याद रखना, कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा फील्ड होता है जिसमें अगर क्लोज पाथ में, मैं दोबारा वर्ड यूज कर रहा हूं, क्लोज पाथ में आप A से गए D तक, D से B, B से C और दोबारा फिर A पे आ गए, या फिर आप B से स्टार्ट करो, जहां से आपने स्टार्टिंग पॉइंट किया फाइनल पॉइंट भी आपका वो आ गया। अगर आप अपना टोटल वर्क कैलकुलेट करें तो आपके पास आएगा 0। टोटल वर्क कैलकुलेट करें तो क्या आएगा? 0। भाई कैसे? अगर आप A से D तक जाते हैं तो आपके पास वैसे ही वर्क की वैल्यू क्या आती है? 0। D से B तक जाओगे तो वर्क की वैल्यू क्या आएगी आपके पास? -mgh। यहां पे जाओगे तो अगेन क्या आ जाएगा? 0। यहां से नीचे की तरफ आएगा तो +mgh। मैं वैसे कैलकुलेट करके देखता हूं, आपके पास यहां पे 2 पाथ हैं, ACBA, ACBA, या फिर आपके पास टोटल क्या आ गया? ADBA। कोई से भी कैलकुलेट करें। अगर मैं यहां से ये जाता हूं AD, D से B, B से C और दोबारा फिर A, यहां पे आ गया 0 टोटल वर्क, प्लस यहां पे आ गया -mgh, अगेन हॉरिजॉन्टल पे 0, फिर अगेन आपके पास +mgh आ गया। +mgh क्यों आया? क्योंकि अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। मैं सिर्फ ये चीज बताना चाहता हूं कि क्लोज पाथ में आपके वर्क का जो आंसर आता है मेरा बेटा वो 0 आता है। मैं प्रूफ करके आपको बता रहा हूं, यहां पे डायरेक्टली ये चीज लिखी हुई है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्रूव दैट वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0? वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 81 के लास्ट पे। वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। तो वो आप इस तरह प्रूफ कर सकते हैं। वर्क कैलकुलेट करें, किसी भी क्लोज पाथ को अडॉप्ट कर लें तो ये देखें बेटा, -mgh +mgh, माइनस में प्लस वैल्यू दोनों सेम ऐड करें तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 0। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था जो कल वाले टॉपिक के लास्ट में लिखा हुआ था। क्या आप ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं कि वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0? वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इज 0। इसके रेलिवेंट मेरा बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स साथ साथ देखता रहूँगा। आप लोगों की असाइनमेंट्स मेरे पास मुकद्दस की हैं, बाकी लोगों की असाइनमेंट मेरे पास नहीं आए जी। -mgh +mgh से कट गया, जब टोटल ऐड करो तो आंसर आपके पास क्या आता है बेटा? 0। तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब मेरा बेटा आज का टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक तो बहुत आसान है जी। वेरी गुड किरण बेटा, ऐसे ही है। आज हम बात करते हैं पावर की जी। मुजम्मिल, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे बेटा। आज की स्ट्रेंथ बहुत कम है, 25 लोग हैं। तो जो लोग यूट्यूब पे हैं तो मेरा बेटा आप लोगों को ऑनलाइन होना पड़ेगा campus.pk पे, ताकि आप लोग कोई भी टेस्ट या जो भी आपका कमेंट होगा उसका रिप्लाई, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा जी। मेरा बेटा आज हम बात करते हैं पावर एंड वेलोसिटी की। व्हाट इज पावर? पावर किसे कहा जाता है? आप लोगों ने अभी एक चीज पढ़ी जी, अब्दुल्ला आपकी असाइनमेंट भी पढ़ लिया मैंने। बात करते हैं बेटा पावर की, और इसके रेलिवेंट कोई भी बात होगी वो लेक्चर के एंड पे होगी। फिलहाल आपने जो चीज़ कंसंट्रेट करनी है वो पहले लेक्चर को सुनना होगा, उसके बाद हम आपस में कम्युनिकेट करके बात करते हैं। व्हाट इज पावर? बड़े आसान वर्ड में लिखूं, अभी आपने पढ़ा वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना वर्क किया गया इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड
पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लाइक मैं कहता हूं एक बंदे ने 100 जॉल वर्क किया और एक बंदे ने 10 जॉल वर्क किया, लेकिन 100 जॉल वर्क करने वाले बंदे ने 30 सेकंड लिए और 10 जॉल वर्क करने वाले बंदे ने 1 सेकंड लिए। तो हमें यह चीज बताना कि भाई किसने कितना वर्क किया, हमने वर्क को डिवाइड कर दिया टाइम पे, तो ये चीज हमें बताती है उसकी पावर। ये चीज हमें क्या बताती है? उसकी पावर। जो जितना कम टाइम लेगा, जैसे अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ वर्क ले लूं, ए एंड बी दो लोग हैं, इन दोनों लोगों ने, ए एंड बी दो बंदे हैं, इन दोनों लोगों ने एक कुआं, एक वेल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक दीवार बनाने के लिए इस बंदे ने 100 जॉल वर्क किया और इसने भी 100 जॉल वर्क किया, लेकिन इसमें 100 जॉल वर्क किया 10 सेकंड में और इसने 100 जॉल वर्क किया 50 सेकंड में। तो पावर किसकी ज्यादा होगी? जिसने कम टाइम में ज्यादा काम किया। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितनी देर में कितना काम हुआ, कितना वर्क हुआ, दैट इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो मेरा बेटा अगर मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखूं, सो P इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क यहां पे इसके साथ एवरेज लिखा हुआ है, एवरेज वर्क आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरा बेटा वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, वर्क, जब भी एक चीज याद रखना पूरी फिजिक्स में जहां पे रेट का वर्ड आ रहा होगा, इट मींस कि हम वहां पे क्वांटिटी को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो ये चीज होगी। अगर आप इसका यूनिट निकालना चाहो तो वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यूनिट क्या आ गया? जॉल, और टाइम का यूनिट क्या आएगा? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या बन गया? जॉल पर सेकंड। हम पावर को, जैसे कि इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो हम उसमें पावर को वॉट कंसिडर करते हैं। पावर का जो यूनिट लेते हैं वो क्या लेते हैं बेटा? वॉट। सो मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। सो जॉल पर सेकंड इक्वल होता है 1 वॉट के। जब इलेक्ट्रिकल पावर की बात करते हैं तो हम यूनिट मोस्टली, जैसे कि मोटर की पावर की बात की जाए तो वॉट में बात करते हैं, तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 सेकेंड। अब ये क्या जा रहा है बेटा? अब किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंट पे, जब आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था तो हमने कहा था व्हेन वी डिस्कस अबाउट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम वक्फे में, बहुत स्मॉल इंटरवल में जो चेंज आता है, अब पावर बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिहाज से जो वर्क किया गया है, बहुत कम टाइम में जो वर्क किया जाए, उसको कैलकुलेट करना हो तो हम डेल्टा टी को अप्रोचेस टू क्या ले लेते हैं? 0। डेल्टा टी को अप्रोचेस टू क्या ले लेते हैं? 0। लिमिट पुट करते थे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो ये आ जाता था डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। लेकिन अगर टोटल वर्क को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दिया जाए तो ये हमारे पास होती है एवरेज पावर। लेकिन अगर हम याद हो आपको, जब लिमिट ले लेते थे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस आ जाता था, instantaneous for a very specific interval of time, for a very short interval of time, तो हम ले लेते हैं instantaneous। तो ये था पावर। पावर कोई खास इसमें इतना मुश्किल वाली बात नहीं। आज MCQ टेस्ट नहीं होगा, कल होगा इंशाल्लाह। तो अब ये तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितने टाइम में कितना वर्क हुआ, इसको हमने नाम दे दिया पावर का। अगले वाला जो टॉपिक है पावर एंड वेलोसिटी, पावर एंड वेलोसिटी, हमें एक रिलेशनशिप डेवलप करना है पावर और वेलोसिटी के दरमियान। तो हम क्या लेते हैं मेरा बेटा, यहां पे पावर का फॉर्मूला लिखते हैं और पावर और वेलोसिटी का क्या कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें पावर और वेलोसिटी आपस में इक्वल आ जाए, तो वो बात करते हैं। इसको मैं रेज करने लगा हूं। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट फोर्स की फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देखो बेटा कल भी हम लोगों ने जब वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ या फिर वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, हमने डेल्टा का साइन इसलिए यूज़ किया कि जब हम बेटा बात करते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, चेंज इन वर्क, वर्क भी चेंज हो सकता है बेटा, टाइम भी चेंज हो सकता है। टाइम कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, टाइम क्या होता रहेगा? चेंज। उसके लिहाज से वर्क की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज। और पावर भी क्या होगी?
चेंज, तो इसलिए हमने वहां पे एवरेज पावर निकाली थी डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा टी। लेकिन अगर आप क्या कर देते हैं, पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हो डिस्टेंस को, तो आपके पास वहां पे फोर्स की वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट। फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आप हमेशा लिमिट पुट करते हैं। जैसे कि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि ये आता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा टी। आपको बड़े अच्छे से पता है वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं अभी यहां पे हेडिंग दे देता हूं पावर एंड वेलोसिटी। इन दोनों के दरमियान जिस तरह फोर्स एंड मोमेंटम होता था, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, डिराइव किया हम लोगों ने फॉर्मूला। हम यहां से कुछ फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हमें मेरा बेटा पता है फॉर अ कांस्टेंट फोर्स एफ डॉट डेल्टा डी, वर्क की किसकी वैल्यू क्या होती है, एफ डॉट डेल्टा डी, एफ डॉट डेल्टा डी। अब यहां पे वर्क की वैल्यू पुट करें इसकी जगह पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। ये डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब है कि हमने शॉर्ट इंटरवल बहुत छोटा रखा तो चेंज भी बहुत कम आएगा। जब चेंज बहुत कम आएगा तो हमारे पास ये जो फोर्स है वो तकरीबन एक जैसी होगी, पूरे पाथ में फोर्स तकरीबन क्या होगी, एक जैसी। जब कांस्टेंट फोर्स आ जाती है तो हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान होता है, इसलिए हम पूरे पाथ को हमेशा पैचेस में डिवाइड करते हैं ताकि बहुत कम इंटरवल में, बहुत कम टाइम में जो चेंज आए वो एक कांस्टेंट चेंज है, चाहे वो आपके पास फोर्स है। तो यहां पे बात करते हैं एफ डॉट डेल्टा डी। मैंने सिर्फ वर्क की जगह एफ डॉट डेल्टा डी लिखा है और नीचे क्या आ रहा है, डेल्टा डी। तो मेरे बेटे आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम किसके कहलाता है बेटा, वेलोसिटी के। तो ये आप बड़े सिंपली इसको लिख सकते हैं एफ डॉट डेल्टा वी। एफ की जगह एफ आ गया और इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, वी। सो पावर आपके पास किसके को लागी बेटा, एफ डॉट डेल्टा वी, एफ डॉट डेल्टा वी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके साथ मैंने कोई यहां पे एरो नहीं लगाया हुआ। सो आपको बड़ी अच्छे से पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, या जैसे एफ वी सिंपली आ रहा है, तो उसके पास हमेशा स्केलर आंसर आता है। जो उसका नेट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, स्केलर। जैसे कि वर्क आपके पास आया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दो वेक्टर्स थे, दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट आई, जो उनका नेट रिजल्ट एक वर्क था, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट का ही नाम देते हैं। सिमिलरली जब अभी हमने किया वो क्या किया जी, हमारे पास टॉपिक का नाम था पावर एंड वेलोसिटी। ये टॉपिक बहुत आसान है, इसको मैं जितना मर्जी मजीद लंबा खींचना जाऊँ ये खींचता जाएगा, इसमें कुछ खास मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करें जो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। आप लोगों ने बेसिक्स में भी पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था कि कितनी देर में कितना वर्क हुआ, उसको हमने नाम क्या दे दिया, पावर का। अब है ना बेटा जॉल पर सेकेंड इट्स यूनिट है जी बेटा, इसका यूनिट जॉल पर सेकेंड है। और अब हम ही बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल में जब इसकी यूनिट बात करते हैं तो हम उसका यूनिट लेते हैं वॉट। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ था मोटर की बात करते थे 1 हॉर्स पावर 746 के वॉल्ट केवल होता था जी। डेल्टा इज यूज टू फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी। बेटा डेल्टा का मतलब होता है जब हम छोटे चेंजेस की बात, चेंज की बात करते हैं, जब भी चेंज की बात की जाएगी तो डेल्टा की टर्म यूज की जाती है। अब मेरा बेटा वी इक्वल डेल्टा वी डेल्टा टी, इसके अलावा मैं आपको कोई क्वेश्चन देख लूँ। डेल्टा इज यूज टू फाइंड द टोटल क्वांटिटी। टोटल कैलकुलेट करने के लिए तो सम को एडअप करते हैं ना। डेल्टा का साइन का मतलब है कि फर्स्ट करें ये पूरा पाथ था, मैंने इसको स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया, डेल्टा D1 डेल्टा D2, मतलब यहाँ से यहाँ तक सबको डिस्टेंस में डिवाइड कर दिया। और जहाँ पे छोटे छोटे पैचेस हों, छोटे, अगर मतलब टाइम में बहुत स्मॉल चेंज आ रहा है तो मैं लिख दूंगा डेल्टा D। या फिर चेंज की बात जहाँ पे करनी हो, जैसे हम बात करते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो चेंज वर्ड लिखने की बजाय वहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं, डेल्टा। जी सर गालिब साहब आज टेस्ट नहीं है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर में बेटा फर्क ये है कि जब अब पावर, टोटल पावर की बात, टोटल वर्क की वैल्यू की बात, जब भी टोटल को हमेशा टोटल टाइम पे डिवाइड किया जाता है तो आपके पास क्या आती है, आपके पास एवरेज। लेकिन अगर आप एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, एक खास वक्त पे जाके जब आप डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो लेते हो उसको हम नाम देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। जैसे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला था, सिमिलरली आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। अब मेरा बेटा
नरी सी बात है बेटा, पावर को, पावर क्या होती है, बैटरी की पावर कितनी होगी, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में P इक्वल टू वी आई होता है। जब आप 10th में तो ये चीज़ पढ़ के आ चुके हो। और वी आई का मतलब क्या है, वी वोल्टेज और आई। अब ये देखो किसी भी चीज़ की कितनी पावर है, ये डिपेंड करता है वो कितने टाइम में कितना वर्क कैलकुलेट करेगा। उसमें वर्क क्या होता है, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी जितनी ज़्यादा एनर्जी की उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर डेली लाइफ में आप चले जाएं, कॉमन सेंस की बात है, हम पावर का लफ्ज़ किस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो ज़्यादा काम करना चाहता हो। आप दो लोग आपस में किसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसमें ज़्यादा जोर होगा, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, जो ज़्यादा काम कम टाइम में कर ले, उसकी पावर क्या होती है, ज़्यादा। इसके अलावा कोई और बात? जी मोहम्मद साहब पूछते हैं कि एवरेज पावर ज़ीरो हो सकती है। एवरेज पावर ज़ीरो कब होगी? पहली बात तो ये, एवरेज पावर, एवरेज का मतलब होता है टोटल कैलकुलेट करना। अगर आपने वर्क नहीं किया तो आपकी एवरेज पावर ज़ीरो होगी। यही केस हो सकता है। मेरे पास फॉर्मूला यही है, डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा डी। अगर आप किसी किस्म का कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहे, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है, जैसे कि मैंने इसमें फोर्स लगाई, ये किसी किस्म का कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा, इट मींस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा डी की वैल्यू जीरो होगी, ऑटोमेटिकली वर्क क्या होगा, जीरो, और आपकी पावर भी क्या हो जाएगी, जीरो। जी इंस्टेंट वाली जो है ना, फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, तब लिया जाता है। जी ग्रांड टेस्ट के शिराज फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यूज वो मैं आपको बता दूंगा बेटा, दोबारा से मैंने आपको यस का मैसेज कर दिया था। जी मोहम्मद साहब पूछ रहे पैचेस में डिवाइड क्यों करते हैं? जब बेटा पैचेस में डिवाइड करने का मतलब ये है, अगर फर्ज करो यहां से लेकर यहां तक पाथ हो, ए से बी तक। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, यहां पे फोर्स कुछ हो रहा है, यहां पे फोर्स कुछ हो रही है, यहां पे मतलब पूरे ऊपर जाते हुए फोर्स की वैल्यू कम होती है, नीचे आते हुए ग्रेविटी ज्यादा होती है। हम स्मॉल पैचेस में डिवाइड इसलिए करते हैं कि फर्ज करो यहां से यहां तक, अगर आपने बॉल को ड्रॉप किया इस हाइट से, फिर आपने ड्रॉप बॉल किया बिल्कुल बहुत कम हाइट से, जो मिनिमम चेंज आएगा वो बहुत छोटा आएगा। जब कम हाइट की बात करूंगा, यहां तक चेंज क्या हो जाएगा, ज्यादा। फिर अगर आप ये करो, इस पूरे चेंज को यहां से लेकर यहां तक छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो आप कहोगे कि हर एक हिस्से में, हर एक पैच पे जो चेंज आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। जो छोटे छोटे पैचेस के थ्रू यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक, यहां तक जितना भी चेंज आ रहा है वो बहुत स्मॉल एक जैसा चेंज आ रहा है। जब कोई सारी चीज यहां से लेकर यहां तक आपको नंबरिंग में पता है कि 10 हिस्सों में तकसीम की गई, और 10 हिस्सों में जो चेंज है वो बिल्कुल क्या है, सेम। अब पूरे 10 हिस्सों को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। मतलब मैं ये कहता हूं कि यहां से यहां तक फोर्स सेम है, यहां से यहां तक भी फोर्स इसके अप्रोक्सीमेट सेम है, तो यहां पे फोर्स की वैल्यू हर एक पैच में क्या आ गई मेरे पास, कांस्टेंट। इसलिए हम पैचेस में डिवाइड करते हैं, क्योंकि वेरिएबल बदलने वाली फोर्स को जो किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकती है, हमारे लिए कैलकुलेट करना क्या होगी, मुश्किल बल्कि नामुमकिन। कि हर एक जगह पे फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, चेंज। इस तरह कैलकुलेशन बहुत क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं कि हम सारे पैच को डिवाइड कर देते हैं। आप लोगों ने वो एफ आई कॉस थीटा आई वाला पढ़ा था कि जिस पैच पे डिवाइड करनी हो, आई की जगह उसकी वो वैल्यू पुट करते हैं। पैच पे डिवाइड करने का मतलब होता है कि हमारे पास जो चेंज है वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि फोर्स क्या आती थी आपके पास, कांस्टेंट, एक जैसी। अगर अब समझ आ गई है तो बता दें। जी रेहान पूछ रहे हैं लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो का मतलब, इफ फोर्स इज नॉट डन देन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट कवर्ड सो द पावर विल बी जीरो। जी ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, P इज इक्वल टू वी आई। तो जरी सी बात है बेटा, ये वहां से डिराइव्ड है, आप लोगों को पता ही होगा। लिमिटेड अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा टी। देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक जाने में फ़र्ज़ करें आपको 10 सेकंड लगते हैं। जब आप इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को कम कर दोगे या डेल्टा टी टाइम बहुत शॉर्ट कर दोगे, तो ये ऑब्जेक्ट जो 10 सेकंड में यहाँ तक पहुँच रहा था, हो सकता है अप्रोचेस टू जीरो पहुँचने पे ये वो बिल्कुल यहाँ इतना डिस्टेंस कवर करे। इन दो पॉइंट्स के दरमियान और डेल्टा टी छोटा करते जाओगे, ये और ज़्यादा करीब आ जाएंगे, तो उस पॉइंट पे पहुँच जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया था। तो उसे कहते हैं एट द स्पेसिफिक इंस्टेंट।
किसी खास लम्हे में, किसी खास पॉइंट पे। तो जितना ज़्यादा आप टाइम इंटरवल शॉर्ट करते जाते हैं, जैसे कि उस दिन पता था कि जैसे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कम करते जाएंगे हमारे पास वर्क की वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी। इसलिए डेल्टा टी जितना छोटा करते जाओगे वो हमारे पास उस पॉइंट के करीब आता जाएगा जिस पॉइंट पे मैं वर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं। इसे कहते हैं इंस्टेंट, स्पेसिफिक इंस्टेंट, इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगी हमारे पास जी। इसके अलावा कोई और बात? जी बेटा, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मैं दे देता हूं जो डेरिवेशन मैंने नहीं करवाई तो उसकी असाइनमेंट की गलती आपको मार्क होके मिल जाएगी। और अभी जो बेटा आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं वो वाली मिलती है जो मैंने करवा दी होती हैं। तो अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली आई विल शेयर टू ऑल ऑफ यू। ये नहीं कि जस्ट किसी एक बंदे को पूरी क्लास के सामने वो चीज़ इंडिकेट कर दी जाएगी कि बेटा इसमें ये गलती है जी। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बता दें बेटा। ये जो इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं टॉपिक से हटके, तो इनके आंसर्स या तो मेरे पास आप मैसेज में ले सकते हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर हम कांटेक्ट में रहेंगे। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में रहेंगे जिस टॉपिक से रेलिवेंट आपने क्वेश्चन। हाँ, अगर चैप्टर 6, 7 और 9 के बारे में कुछ पूछना चाहते हो वो अलहदा से पूछो, बट ड्यूरिंग द लेक्चर इससे दूसरों का टाइम वेस्ट होता है, वो ये नहीं कर सकते। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, मसला है, परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं आगे एनर्जी की। दो टाइप्स हैं वो कर लेते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल और उसके साथ हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आता है और कल का नहीं तो बल्कि परसों के पूरे लेक्चर में वो कंप्लीट होगी। मे भी एक्स्ट्रा आपके 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन दो टॉपिक्स में अगर आपको कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। और जो वर्क वाले जो हमने कहा वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था कैन यू प्रूव दैट वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, देन ये आपकी असाइनमेंट है। आप यू हैव टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना होगा कि वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। देन हमने बात की बेटा पावर की, फिर उसके बाद बात की कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, उसकी डेरिवेशन। कल हम बात कर लेंगे एनर्जी की और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। ये बहुत आसान सी चीजें, इसमें आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कुछ भी मुश्किल हो। साथ ये करते हैं बेटा कि आप अभी फिलहाल ये कर लें कि एग्जांपल 4.2 जिसमें आपके पास पावर पूछी गई है। हाँ, एक चीज जो पावर के बारे में, ऐसे यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे यूनिट ऑफ पावर जो आपके पास लिया जाता है ना बेटा, SI यूनिट ऑफ पावर, वो 1 वॉट होता है, मतलब वॉट लिया जाता है। 1 वॉट अभी हमने बताया किसकी होता है, 1 जूल और 1 सेकेंड के। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल पावर में जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं बेटा, वॉट। तो वॉट आपके पास यूनिट आ गया, SI यूनिट ऑफ पावर। इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए जो बिजली का बिल आता है वो आता है हमारे पास 1 किलो वॉट आवर। 1 किलो वॉट आवर, किलो का मतलब क्या होता है बेटा 1000, साथ आ गया वॉट। 1 आवर का मतलब क्या होता है बेटा 3600 सेकेंड। मैं सिर्फ आपके सामने ये लिखना चाहता हूं कि ये किसके इक्वल आता है। 1000 को 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा मेरा बेटा 36 के साथ 3.6 कोई 7 जीरो आ जाएंगे 6, हाँ तो ये आ गया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जॉल। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहा हूँ 3.6। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने कहा मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिलेशन निकाला यहाँ से, वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहो, मतलब वर्क कैलकुलेट करना चाहो, टी इधर डिवाइड इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो P इंटू टी इज इक्वल टू W। तो पावर का यूनिट क्या होता है वॉट और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। ये तो एक स्मॉलर यूनिट आ गया पावर उसका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वॉट सेकंड। लेकिन अगर आप बात करते हो किलो वॉट आवर में, इसका मतलब है कि यूनिट थोड़ा सा क्या हो गया बड़ा, वॉट के साथ प्रीफिक्स आ गया KW और टाइम 1 सेकंड की जगह क्या आ गया 1 आवर। तो वो मैंने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में न्यूमेरिकली लिखा है कि 1 किलो वॉट आवर कितने, क्योंकि वर्क का जो एक्सआई यूनिट है वो क्या होता है जॉल, या एनर्जी का एक्सआई यूनिट क्या होता है जॉल। तो 1 किलो वॉट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितने जॉल के इक्वल आती है। जिस तरह 1 वॉट, ये जो आपके पास 1 जॉल आ रहा है, ये 1 वॉट और 1 सेकंड के इक्वल आ रहा है। अगर वॉट की जगह किलो वॉट रख दिया जाए और टाइम की जगह आर रख दिया जाए, हमारे घरों के जो बिल आते हैं वो किलो वॉट आर में आ रहे होते हैं। इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर वॉट की जगह किलो वॉट आ जाए और टाइम सेकंड की जगह 1 आर आ जाए, इसका मतलब है
किलो का मतलब क्या होता है बेटा 1000, और 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड, और 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। पावर भी बढ़ा दी गई, टाइम भी बढ़ा दिया गया। तो मैंने जब इसको कैलकुलेट किया तो ये आया 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जॉल। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जॉल। और 10 की पावर 6 आप लोगों ने एक प्रीफिक्स पढ़ा होगा। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर व्हिच आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट सच एज किलो, मेगा, गीगा। वहां पे जो मेगा होता था 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मेगा जॉल। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल है 3.6 मेगा जॉल के। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो आप लोग मेरा बेटा पूछ लें। कल का मैंने आपको डेरिवेशन में लास्ट क्वेश्चन दे दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स का। जी डायमेंशन बेटा आपके पास क्या होती है कि उस दिन हम लोगों ने कहा था कि जिस तरह आप लोगों ने, अब आज के पास फार्मूला क्या आ रहा है बेटा W/T। W आपके पास क्या होता है F.D। टाइम के लिए क्या आ गया T। F क्या होता है बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। m के लिए आप क्या लेते हो कैपिटल M। इसके लिए क्या आती है LT-2। तो ऊपर F की जगह क्या लिखेंगे M LT-2। और आपको पता है डिस्टेंस भी लेंथ में आ गया, तो अगेन इसके लिए क्या आ गई लेंथ L, और टाइम के लिए क्या आ गई कैपिटल T। अब अगेन इनको इकट्ठा कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा M L की पावर 1 L स्क्वेयर हो गया, T की पावर -2, और ये T + 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। तो ये बन गई M L स्क्वेयर और T की पावर -3। तो ये इसलिए नहीं करवाई जाती बेटा कि ये बहुत आसान है कि सब में सेम चीज़ आ रही है। वर्क किसका प्रोडक्ट आ रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स की डेरिवेशन आपको डायमेंशन पता है क्या होती है, डिस्टेंस लेंथ की डायमेंशन आपको पता है L होती है। देखो मैस के लिए डायमेंशन लेने के लिए इसको हमेशा कैपिटल M लिखते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास आता है LT-2। लेंथ के लिए हमेशा सिर्फ सिंपल L लिया जाता है। टाइम के लिए हमेशा T लिया जाता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। जी अभी यही क्वेश्चन था। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ऐसी फोर्स जिसकी वजह से एक क्लोज पाथ में, ऐसी फोर्स जिसकी वजह से एक क्लोज पाथ में टोटल वर्क की वैल्यू क्या है 0, जिसके आंसर आपके पास क्या है 0। अब ये देखिए जरा, मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। अगर आप अपने पेज नंबर 82 पे देखो तो फॉर योर इंफॉर्मेशन में लेफ्ट साइड पे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया गया है। कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बताया गया है। तो वो मेरा बेटा कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये देखो मैंने ये कहा, जैसे कि अभी हमने बात की ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने कहा ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स होने के लिए कंडीशन क्या है भाई कि क्लोज पाथ में वर्क की वैल्यू क्या है 0। तो ये लास्ट वाले प्रूफ में हमने प्रूव कर लिया कि कंजर्वेटिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है कि जब उसके फील्ड में देखा जाए, ग्रेविटेशन फोर्स को हमने कंजर्वेटिव फोर्स का, तो ग्रेविटेशन फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसमें टोटल वर्क निकाला तो 0 आया, तो हमने उसको नाम दे दिया कंजर्वेटिव फोर्स। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि फ्रिक्शन, आप A से B मूव करना चाह रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है A से B तक लेके जा रहा हूं, आप A से B तक इस पे क्या लगाओगे फोर्स। ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस पे यहां जो फ्रिक्शन ऐड करेगी वो इसके एंगेज्ड ऑपोजिट करेगी। इसके हमेशा क्या आएगी बेटा एंगेज्ड आएगी। तो यहां पे जो वर्क हुआ वो किसके को लाएगा -Fs के। माइनस का साइन क्यों लगाया कि भाई जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मेरे ऑपोजिट जो फोर्स लग रही है वो कौन सी फोर्स आ रही है फ्रिक्शन की फोर्स, -Fs आ गया। अब जब दोबारा ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आएगा, मैं B से A की तरफ लाना चाह रहा हूं, क्लोज पाथ की बात करते हैं ना, जहां से गए वहां से दोबारा वापस आए, तो अगेन जब वर्क आएगा अगेन फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, अगेन वर्क नेगेटिव आ गया -Fs। तो हमने तो कहा कि क्लोज पाथ में जब 2 चीजों को ऐड करो तो आंसर क्या आना चाहिए 0। तो यहां पे तो क्या आ रहा है -Fs तो क्या आ गया -2Fs। इट मीन्स कि ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अगर फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स होती तो यहां पे आंसर 0 आता, लेकिन यहां पे आंसर क्या आ रहा है -2Fs। दोनों ऑपोजिट साइन नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। वहां पे जब मैंने A
बी सी डी का वर्क कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 0। मतलब एक तरफ पॉजिटिव आ रहा था, एक तरफ नेगेटिव, दोनों को ऐड करने से आंसर क्या है? 0। लेकिन जब कंजर्वेटिव फोर्स ली, जैसे कि फ्रिक्शन, आपने जब वर्क कैलकुलेट किया तो आपके अगेंस्ट फोर्स लग रही है, तो वहां पे साइन क्या आ गया? नेगेटिव। अगेन वर्क करोगे तो अगेन फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी, दोनों को ऐड करने से देखा तो वर्क 0 नहीं आया, बल्कि वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। जब वर्क की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाए किसी फील्ड में किसी फोर्स की वजह से, इट मींस कि वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। जो कंजर्व कर दे, एक जैसा कर दे, उसे हम नाम देते हैं कि वहां पे वर्क की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 0। तो ये बेसिक डिफरेंस था जी। हॉर्स पावर एक बड़ा यूनिट है वॉट से। घरों के अंदर जो मोटरें इस्तेमाल की जाती हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट के। 9th क्लास में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको याद आ गया होगा। बाकी 1 वॉट और 1 जॉल पर सेकंड के दरमियान बेटा ये डिफरेंस है। 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जॉल पर 1 सेकंड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 1 जॉल वर्क करता है 1 सेकंड में तो उसकी पावर कितनी होगी? 1 वॉट। 2 जॉल वर्क करता है 2 सेकंड में तो उसकी पावर 2 वॉट। 3 जॉल वर्क करता है तो आपके पास तो बेटा फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू W/T। वर्क को डिवाइड करते हैं टाइम पे। जी बेटा, ये जो डीप वाले पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिए। जैसे कि डीप वाला पॉइंट था वर्क डन इन अ क्लोज पाथ कैसे 0 होता है वो आप कैलकुलेट करें, और मैंने प्रूव भी कर दिया था। दूसरा डीप पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया कि जी आपके पास ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये कंजर्वेटिव कैसे है और कंजर्वेटिव क्यों नहीं है। इसके अलावा अगर कोई डीप पॉइंट है तो मेरा बेटा आप लोग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं जो आपको डीप पॉइंट लग रहा है। वीडियो नहीं, कोई क्वेश्चन है आपका तो मेरा बेटा आप पूछ लें। नो क्वेश्चन तो भैया आप लोगों ने कल बताना है व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल फोर्सेस एंड पोजीशन डिपेंडेंट फोर्सेस। बेटा ये आप ज़रा मुझसे इसमें मैसेज करो, इनबॉक्स में आपको बता देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। कल दोबारा फिर बेटा 4:20 से 4:55 क्लास होती है। जो लोग यूट्यूब पे लाइव होते हैं काइंडली वो लोग हमारे campus.pk पे आके क्लासेस लिया करें, ताकि जैसे आप कमेंट्स करते जा रहे हो मैं आपको आंसर्स देता जा रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो अगेन बेटा अपना ख्याल रखिएगा। कल का टॉपिक भी बहुत आसान है, परसों वाला बहुत मज़ेदार है, इसलिए मज़ेदार टॉपिक को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।